मंसूरी, शना अख्तर मंसूरी और शिवम सिंह। शना अख्तर मंसूरी और शिवम सिंह। ये वास्तव में प्रदेश की युवाओं के जीवन के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ न केवल खिलवाड़ था, बल्कि उन्हें कुंठित करने के कुत्सित मंशा के तहत पिछली सरकारों के द्वारा की गई शरारत का भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश का युवा होता था। पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में शासकीय नौकरियों को पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपादित करने के लिए आयोग और बोर्डों के माध्यम से जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अड्डे बन चुके थे और उसके कारण अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी। इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने, निष्पक्षता लाने, शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रहे हैं। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और सभी आयोग और बोर्डों से भी यही आग्रह किया गया कि वे पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। योग्यता, मेरिट और आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करें। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए और प्रदेश के युवाओं को उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उनका स्थान प्राप्त ही होना ही चाहिए। ये जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पीसीएस की 2019 की परीक्षा के परिणाम के फलस्वरूप आज यहां वितरित हो रहा है। अभी 6 महीने पहले मैंने 2017-18 के भी नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। आप देखिए कितना, यानी 17-18 के नियुक्ति पत्र भी 21 में ही हमने वितरित किए हैं और आज आपको भी हम नियुक्ति पत्र यहीं पर दे रहे हैं। यानी पहले अनिर्णय के शिकार थे, अराजकता के शिकार थे, अव्यवस्था थी, लेकिन आज उस प्रक्रिया को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज यूपी पीसीएस की उप जिलाधिकारी के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश के अंदर योग्यता, क्षमता और मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सरकार की भी यही मंशा है आपसे। सरकार आपसे भी अपेक्षा रखता है कि आप भी उसी निष्पक्षता के साथ, उसी पारदर्शी तरीके के साथ किसी भी नागरिक के साथ, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, उसे भी इस प्रक्रिया का पार्ट बनने, उसे भी न्याय प्राप्त करने, आपकी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का
पूरा अवसर प्राप्त होना ही चाहिए। यह दायित्व अब आपके ऊपर आएगा और इसलिए उस गुरुत्वर दायित्व का निर्वहन करने पर आप सभी को पूरी तरीके से उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए। याद रखना, भारतीय प्रशासनिक सेवा की रीढ़ के रूप में हम लोग प्रादेशिक सेवाओं को मानते हैं, क्योंकि उप जिलाधिकारी के रूप में आपके पास जो दायित्व आने हैं, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ आपको विभिन्न तहसीलों में जाकर के वहां पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। और याद रखना कि जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, एक कॉमन मैन की जो समस्या है, आधी से अधिक समस्या केवल राजस्व से संबंधित समस्याएं होती हैं। अपराध की प्रकृति में मैं बहुत बार देखता हूं कि गांव में या शहरी क्षेत्रों के मोहल्लों में जो विवाद होते हैं, उनके पीछे भी ये छोटे मोटे जो राजस्व से संबंधित विवाद होते हैं, जिसपे समयबद्ध निर्णय न होने के कारण हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनिर्णय का शिकार जब हो जाती है तो उसका खामियाजा एक आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। और इसलिए हमारा दायित्व होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, न्याय से कोई वंचित न होने पाए। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था, जिस व्यवस्था के हम पार्ट हैं वहां पर न दिखे, या हम अगर अपने इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो हम अपने आप के साथ न्याय करते हैं, अपनी सेवा के साथ न्याय करते हैं, और जिस व्यवस्था ने हमें सम्मान दिया है उस व्यवस्था के साथ भी हम न्याय करते हैं। और यही तो हमें करना होगा। आपको अब इस सेवा में आए हैं, इससे पहले आप क्या थे? आपका व्यक्तिगत जीवन था, आपका पारिवारिक जीवन था, आपका अपने एक मित्र मंडली थी, वो आपका व्यक्तिगत जीवन का पार्ट है। लेकिन आज जब आप इस प्रशासनिक सेवा का पार्ट बनने जा रहे हैं तो फिर अपने पराये का भेद किए बगैर, अपनी पूरे ज्ञान से, अपनी पूरी दक्षता से और अपने व्यवहार से हर एक व्यक्ति को न केवल सम्मान देना होगा, बल्कि न्याय बोलने से नहीं, आपकी कार्य पद्धति से वह झलकना भी चाहिए। देखिए, अगर पहले दिन से आप तय करके आगे बढ़ेंगे तो यूपी पीसीएस के बहुत सारे अधिकारियों को सचिव और कमिश्नर स्तर तक की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और मुझे लगता है कि हम देखते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते अंत में बहुत कम लोग रह पाते हैं। कुछ लोग अपनी आयु सीमा के कारण, कुछ लोग समयबद्ध ढंग से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के और समय उस व्यवस्था से दरकिनार कर दिए जाते हैं। और फिर एक समय जिन लोगों ने शुरू में अपने आप को ध्यान नहीं दिया, पहले दिन से ध्यान नहीं दिया, वे लोग बाद में आगे चल करके स्वयं के लिए एक समस्या खड़ी हो जाते हैं। हम समाज के लिए समस्या न खड़ी करें, बल्कि समाज की समस्याओं के सुलझाने के माध्यम बने। एक बेहतर संवाद के माध्यम से हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। मैं अक्सर देखता हूं, मैं अधिकारियों से कहता हूं, भाई आप जनता दर्शन का कार्यक्रम करिए। मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी तमाम व्यस्तताएं हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन जनता दर्शन के कार्यक्रम में जनता से जरूर मिलता हूं। ये सच है कि कोरोना कालखंड में विगत 15-16 महीनों से ये प्रभावित हुआ। मैं लखनऊ में हूं तो लखनऊ में जब कोरोना पीक पे रहता, उस समय को छोड़ दिया जाए, उस समय ये प्रक्रिया हम स्थगित कर देते हैं। सामान्य दिनों में 500-600 लोगों से मैं स्वयं मिलता हूं,
उनकी समस्याओं को समयबद्ध निस्तारण करने की व्यवस्था भी करता हूं। कभी गोरखपुर जाता हूं तो गोरखपुर में भी जनता से स्वयं मिलता हूं, समयबद्ध ढंग से उनकी समस्याओं का समाधान हो, ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करता हूं। अगर यह कार्य हर एक व्यक्ति प्रारंभ कर दे, हर एक व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और मेरा मानना है लगभग 90% समस्याएं थाना और तहसीलों से जुड़ी हुई है। तहसील की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी हम कर लें, तकनीक का उपयोग कर लें, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर लोग आए हैं वे टेक्नोक्रेट ज्यादा है और उनका दिमाग जाना चाहिए कि हम कैसे तकनीक से आच्छादित करके अपनी तहसील की प्रक्रिया को, या बाद में एक एडीएम के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। एडीएम की प्रक्रिया के उस व्यवस्था के साथ आप जुड़ेंगे तो जिस व्यवस्था का दायित्व आपको दिया जाएगा उस समय भी आपको देखना होगा कि तकनीक से हम आच्छादित कैसे कर सकते हैं, कैसे हम तकनीक इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना करके अधिक से अधिक लोगों को उससे जोड़ सकें और पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था का पाठ हम कैसे बना दें। याद रखना, जो व्यक्ति आज गलत काम कर रहा है, कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद वो गलत काम का भंडाफोड़ सामने आने लगता है, और जब उस चीजें सामने आती हैं तो फिर एक नई जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके खिलाफ, और फिर प्रमोशन से डिमोशन, फिर उसके बाद बर्खास्तगी तक ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पहले दिन से हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें, तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करें। हर एक व्यक्ति को केवल बोलने से नहीं, बल्कि वह जब हमारे पास आए तो उसको लगना चाहिए कि हां मुझे न्याय मिल गया है। अगर हर एक स्तर का अधिकारी समयबद्ध ढंग से जनता की सुनवाई करने लग जाए और समयबद्ध ढंग से उसे न्याय देना प्रारंभ कर दे तो जनता बड़ी संख्या में यहां वहां जाकर के अपना समय और अपने पैसे को बर्बाद नहीं करेगी। वो अपना समय का उपयोग बेहतर तरीके से आगे किसी अन्य कार्य के साथ कर सकती है, लेकिन यह हम सब पर निर्भर करता है कि कैसे हम इस चीज को, इसके साथ अपने आप को जोड़ सकें, और ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। दूसरा, आपको इसके बाद फील्ड की पोस्टिंग के अलावा सचिवालय में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, नगर निकायों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के रूप में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। हमें याद करना होगा उस समय ध्येय हमारा यही होना चाहिए कि हमारी कार्य पद्धति से एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले और वह इस चीज का एहसास भी कर सके। प्रशासनिक व्यवस्था में बैठा हुआ अधिकारी अपने को एक नए प्रोटोकॉल के ऊपर के रूप में ढालना बंद करें, एक टापू के रूप में अपने आप को एकांकी जीवन में डालने की आदत से बचें। जब हम टापू बन जाते हैं तो हमारा समाज से, देश और काल से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, और फिर वहीं से हमारे इर्द गिर्द घूमने वाली मक्खियों के द्वारा जो दुर्व्यवस्था फैलाई जाती है वो तमाम प्रकार की बीमारियों को भी जन्म देती है। ये बीमारियां हम पहले दिन से ही निपटने थे। इस बीमारी से पहले दिन से बचना होगा और अंतिम समय तक हमें इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। अगर हम कर पाएंगे तो एक सुनहरे भविष्य की तरफ हम अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन अगर पग पग पर गलती करते हुए फिर उसमें संलिप्त होते हुए अगर हम लोग इस व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदलने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसकी जवाबदेही से हम अपने आप को अलग कभी नहीं कर पाएंगे। कि हमें जरूर सोचना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहां पर तेजी के साथ युवाओं को प्रदेश के अंदर नौकरियों की सुविधा प्राप्त हुई है।
और ये वही प्रदेश है जहां हर नियुक्ति के साथ भ्रष्टाचार और बेईमानी का लेवल पहले ही उसके साथ एक चस्पा हो जाता था और उसके बाद माननीय न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अवसर भी प्राप्त होता था। न्यायालय उसको स्टे करती थी, उसकी जांच बिठा देती थी, प्रक्रिया ऐसी बाधित हो जाती थी कि यहां का अपने आप को ठगावा महसूस करता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही चयन की सभी प्रक्रियाएं कोई उंगली नहीं उठा सकता, उंगली उठाने का किसी को अवसर नहीं दिया जाता है। समय समय पे सरकार भी इन चीजों को देखती है, कहां पर क्या चल रहा है। किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं, लेकिन दूर रह करके, तटस्थ रह करके उन सब की समीक्षा समय समय पर करना और उन सबको निष्पक्षतापूर्ण तरीके से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना, ये सरकार उसी अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। ये वही प्रदेश है जहां पर लोग निवेश के लिए नहीं आना चाहते थे। मुझे याद है जब 2018 में हम लोगों ने यहां पे अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, उससे पहले 2017 में, मार्च 2017 में हमारी सरकार आई। सरकार आने के बाद कुछ ही महीने के अंदर मुझे लगा कि प्रदेश के अंदर हम लोग करोड़ों नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते, हमें निजी क्षेत्र में भी संभावनाओं को टटोलना पड़ेगा, हमें रोजगार की संभावनाओं को भी टटोलना पड़ेगा, स्वतः रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? इस पे चर्चा प्रारंभ हुई। देश के अंदर किसी भी निवेशक और उद्योगपति से मिलते थे, वो कहते थे कि हम यूपी के अंदर कसम खा करके आए हैं कि वहां निवेश नहीं करेंगे, वहां पर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, वहां पर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है और निर्णय का शिकार है, उसके कारण हम जाना ही नहीं चाहते। मैंने स्वयं उनसे संवाद बनाया। मैंने कभी पिछले 6 महीनों के अंदर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखा होगा, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति, सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध ढंग से हर एक समस्या के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, हर एक टेबल के लिए एक सिटीजन चार्टर हम लोगों ने लागू करने की प्रक्रिया वहां आगे बढ़ाई है। आप आइए तो लोगों को एक विश्वास, जो उस समय तक प्रदेश की एक छवि सामने आकर के उभरती भी दिखाई दे रही थी, लोगों को एक विश्वास हुआ। और देखते ही देखते जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक का हमारे पास निवेश के प्रस्ताव तब तक प्राप्त हो चुके थे। यह निवेश समयबद्ध ढंग से यहां पे लागू हुआ। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को वहां पर समायोजन करने, नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। स्वतः रोजगार के माध्यम से भी स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रदेश के तमाम नौजवानों ने इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कार्य प्रारंभ किया। 60 लाख से अधिक लोग इसके साथ जुड़े। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी अनेक लोगों को रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोविड प्रबंधन की स्थिति, सरकार की प्रोएक्टिव पॉलिसी ने इस फील्ड में और त्वरित निर्णय लेने की जो प्रवृत्ति हम लोगों ने विकसित की है, इसके कारण उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। हमें इस प्रक्रिया का पार्ट बनना होगा, उसके साथ चलने की आदत डालनी होगी और उस व्यवस्था के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सुनहरा भविष्य आपका स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। आज के इस अवसर पर इस चयन की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको हृदय से बधाई।